सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान अली फारूकी है और मैं मधुमाला के बिहाफ पे आज का जो लेक्चर दे रहा हूँ उसका नाम है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मनी एंड रीजनल इंटीग्रेशन। थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है और थोड़ा सा आपको कम्प्लेक्स लगेगा क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि थोड़ा सा अटेंशन मांगेंगी आपकी समझने में। जैसे कि आपको इसका टॉपिक देख के अंदाजा हो रहा होगा, ये एक खास सेगमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन से डील कर रहा है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंस, मनी और इकोनॉमी। और ये चीज़ें ऑब्वियसली स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। आखिरकार बहुत सारे मुल्कों के दरमियान पॉलिटिक्स इसलिए भी है क्योंकि वो ट्रेड एक दूसरे से करते हैं और ट्रेड जो है वो पॉलिटिक्स से जुदा नहीं है, इकोनॉमी जो है वो पॉलिटिक्स से जुदा नहीं है। दिस इज व्हाई वी स्टडी पॉलिटिकल इकोनॉमी एज अ सेपरेट डिसिप्लिन ऑफ IR। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सो लेट्स सी इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेड और इकोनॉमी जो है वो हर मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर मुल्क को इकोनॉमिकली वाइबल होने की ज़रूरत होती है। अपने आप को सेल्फ सस्टेन करने के लिए उसको एक माशी निज़ाम चाहिए होता है जिसमें वो इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, कुछ चीज़ें खुद बनाता है, कुछ चीज़ें बाहर से बनवा के लाता है। और इन कंसिडरेशंस के पीछे सीरियस पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, सीरियस पॉलिसीज़ होती हैं। लिहाजा कोई भी कंट्री दुनिया में ऐसी नहीं है जो कि सब कुछ खुद बनाती हो और कोई भी कंट्री ऐसी भी नहीं है जो कुछ ना बनाती हो और सब इंपोर्ट करती हो। हाँ, कुछ ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इंपोर्ट ही सब कुछ कराया और एक्सपोर्ट के लिए उनके पास एक या दो ऐसी ताकतवर चीज़ें थी कि उसी से सारा काम चलता रहा। फॉर एग्जांपल गल्फ कंट्रीज कुछ नहीं बनाती, सिर्फ तेल निकालती हैं और वो तेल बेचती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं और बाकी हर चीज़ वो इंपोर्ट करती हैं। बट we see now that their economics is absolutely suffering because of such practices. So the goal of any country is to create a balance between imports and exports, and imports should not exceed exports. और अगर ऐसा होता है तो ये ट्रेड बैलेंस को ख़राब करता है। ऑब्वियसली इंपोर्ट का मतलब है चीज़ें खरीदना और एक्सपोर्ट का मतलब है चीज़ बेचना। आप खरीदारी तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आप बेच कम रहे हैं तो अल्टीमेटली इकोनॉमिकली आप निल हो जाएंगे। लिहाजा लेकिन बगैर खरीदे भी गुजारा नहीं हो सकता और इसीलिए आपको बेचना भी ज़रूरी है। जो आप बेचते हैं उससे आप कमाते हैं और वो जो जिससे कमाते हैं उसी से फिर खरीदते हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इस तरह भी एक लिंक है। लेकिन अगर आपके इंपोर्ट्स यानी कि खरीदारी बाहर के मुल्कों से दरामदात बढ़ जाएं और बरामदात कम हो जाए तो आपका इकोनॉमिक बैलेंस शेक हो जाता है और इसको हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की लैंग्वेज में कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। मीनिंग टू से कि आपके पास जो खरीदारी का बिल है वो बहुत लंबा चौड़ा हो गया है। इंपोर्ट आपने बहुत चीज़ें करा ली हैं लेकिन आपने जो चीज़ें बेचनी है और उसके एवज जो पैसे मिल रहे हैं वो बिल बहुत छोटा है। कमा कम रहे हैं
और खर्च ज़्यादा कर रहे हैं बेसिकली। तो इन टेक्निकल टर्म्स इट्स नोन एज करंट अकाउंट डेफिसिट। अक्सर आपको पाकिस्तान के टॉक शोज में ये लफ्ज़ सुनने को मिलता होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट। इसका मतलब यही है कि आपकी इंपोर्ट्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं और एक्सपोर्ट्स इतनी कम है कि एक डेफिसिट क्रिएट कर रहा है, इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। बहरहाल इंटरडिपेंडेंस तो है अपनी जगह, और कोई भी कंट्री ट्रेड के हवाले से सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती। अ, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ कंट्रीज सब कुछ बना सकती हैं लेकिन बनाती नहीं हैं। कुछ कंट्रीज सब कुछ नहीं बना सकती, उनको तो खैर बाहर से मंगवाना ही पड़ता है। कुछ कंट्रीज इवन तो सब कुछ बना सकती हैं, वो फिर भी नहीं बना रही होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि उसको घर में बनाना ज़्यादा महंगा पड़ जाता है बदल इसके कि वो किसी और कंट्री से ले लिया जाए। इसकी वजह ये होती है चूंकि कुछ कंट्रीज कुछ खास प्रोडक्ट्स बनाने में इतनी माहिर हो जाती हैं और इतनी अच्छी बनाती हैं कि वो बहुत ही कम लो कॉस्ट में बहुत ही अच्छी क्वालिटी और मैक्सिमम क्वांटिटी में वो चीज़ बनाना शुरू कर देती है। इस चीज़ को हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन। और हर कंट्री जो है वो स्पेशलाइज करने के चक्कर में होती है। फॉर एग्जांपल मलेशिया ने पाम ऑयल में स्पेशलाइज कर लिया, द बेस्ट क्वालिटी पाम ऑयल इन इन एक्सेलेंट क्वांटिटीज एंड वेरी cost effective price. So specialization in terms of Malaysia is palm oil. The same is the case with Germany and steel. The same is the case with weapons in America. So बुनियादी तौर पे स्पेशलाइजेशन ज़रूरी होती है, और इंटरडिपेंडेंस भी इसी चीज़ से लिंक है। अब इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो कुछ खास कायदे कवानीन और सिस्टम्स के तहत चल रहा होता है, एंड इट इज़ गवर्नड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि सारे स्टेट्स एक कायदे कानून की तरह तहत ही ट्रेड कर सकें। इसमें इंटरनेशनल बैंकिंग लॉज आ जाते हैं, फाइनेंस लॉज आ जाते हैं, कस्टम्स लॉज आ जाते हैं, लेबर लॉज आ जाते हैं, प्रोडक्शन लॉज आ जाते हैं, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। कि आप मिसाल के तौर पे आप मछली जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके समंदर इतने गंदे हैं और आपके पकड़ने का तरीका इतना बुरा है कि आप बहुत सारी मछलियां मार देते हैं ऐसे ही। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, तो आपसे कोई मछली नहीं खरीदेगा। तो बहुत सारी इंटरकनेक्टेड रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सिस्टम्स हैं जो कि इस पूरे इकोनॉमिक इंटरनेशनल साइकिल को चला रही हैं और मेंटेन कर रही हैं। ऑब्वियसली ये बहुत, ये नहीं कहा जा सकता कि ये परफेक्ट निज़ाम है, लेकिन बहरहाल एक निज़ाम है। इस निज़ाम में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम और इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो एक अलग चीज़ है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या है? वो एक निज़ाम का नाम है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो एक इदारा है जो कि लोन प्रोवाइड करता है स्टेट्स को। उसका भी रोल है, वो आगे आएगा, बट द टू आर डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट, सो डोंट गेट देम मिक्स्ड अप। And the second one is World Trade Organization, which is known as WTO. Let's further investigate. अच्छा, ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है, जिसको मैंने IMF लिख दिया है, जैसे कि मैं बता रहा था, मुख्तलिफ रूल्स, इंस्टीट्यूशन, प्रोसीजर्स पे मबनी है, और इसका बेसिक पर्पस ये है कि वो इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ मनी को प्रॉपर कर सके, रेगुलेट कर सके। फॉर एग्जांपल, आपने अगर कोई चीज़ खरीदी है नाइजीरिया से, और नाइजीरिया को आपने पेमेंट करनी है। अब अगर नाइजीरिया पाकिस्तान को शिपमेंट कर देता है और पाकिस्तान के पास वो माल या मर्चेंडाइज आ जाता है, लेकिन पाकिस्तान मुकर जाए कि मैं तो तुम्हें पेमेंट नहीं कर रहा, तो who is going to be responsible for it? Some governing body is there, and that is known as the IMS. Similarly, अगर नाइजीरिया ने पाकिस्तान को माल भेज दिया हो और
पाकिस्तान ने रिसीव तो किया, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि भाई जो माल तुमने दिखाया था या बताया था या जो मैंने मांगा था या जिस क्वालिटी और स्टैंडर्ड के ऊपर हमारी ये बिजनेस डील तय हुई थी, उससे तुमने सब स्टैंडर्ड माल भेज दिया, या ये माल तो मुझे चाहिए ही नहीं था, या क्वांटिटी कम है, तो फिर अगेन पाकिस्तान कैन रिवर्ट टू द आईएमएस। लिहाजा आईएमएस इस किस्म के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ले आउट करता है ताकि बायर और सेलर दोनों एक दूसरे के ऊपर एतमाद कर सकें। नहीं तो अनदेखा एतमाद कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। अब बात यह है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस किस्म के काम सारे जो कर रही हैं, ये इंटरनेशनल ट्रेड को स्टेबिलिटी देती हैं, क्योंकि पेमेंट्स का आना ले जाना और माल का रिसीव करना या भेजना, ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ किस्म के और छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि आईएमएस का पार्ट है। फॉर एग्जांपल ब्यूरो वेरिटास एक इंटरनेशनल बॉडी है, वो ये इंश्योर करता है कि भाई जो, जैसे कि पाकिस्तान और नाइजीरिया की ही मिसाल हम कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने नाइजीरिया से कोई भी प्रोडक्ट मंगवाई, लेट्स से नाइजीरिया से लेदर मंगवाया आपने, ठीक है। अब जब नाइजीरिया वहाँ लेदर कंटेनर्स में लोड करेगा, तो वहाँ एक इदारा होगा ब्यूरो वेरिटास, और ब्यूरो वेरिटास दुनिया के हर मुल्क में मौजूद होता है इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो और वो इंश्योर करता है कि भाई मैंने ये इंश्योर किया है कि ये जो प्रोडक्ट है ये सही हालत में शिप हुआ था, इसकी क्वांटिटी भी ठीक थी और दीगर मामलात भी ठीक थे, और उसके ऊपर वो स्टैम्प करता है, सर्टिफिकेट देता है। इसी तरह आम, राइस, पेरिशेबल गुड्स में हर किस्म तरीके में जो है जो मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेरिफिकेशन करते हैं, ताकि पाकिस्तान ये भी ना कह सके भाई माल गलत था जबकि माल सही था। इस किस्म की जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनकी रेगुलेटरी बॉडीज बनती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी एक इदारा है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के अंदर, और वो क्या रेगुलेट करता है? कस्टम्स और कस्टम्स टैरिफ। मिसाल के तौर पे हर कंट्री में कोई भी चीज़ इंपोर्ट होती है तो उसमें एक इदारा यानी कि कस्टम्स वो उसको टैक्स करता है। फॉर एग्जांपल जो गाड़ियां आप मंगवाते हैं उसके ऊपर टैक्स होती है। अक्सर हम ये डिबेट करते हैं भाई यहाँ जो मर्सिडीज जो है वो, या यहाँ जो टोयोटा करोला जो है वो 32 लाख की है, वो वहाँ तो 15 लाख की है। तो वो 15 लाख की क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जब वो यहाँ आती है तो वो उसके ऊपर ट्रेड टैरिफ्स लगते हैं, उसके ऊपर टैक्स लगता है, और टैक्स जो है वो सरकार को जाता है, रियासत को जाता है, और ये भी उसकी एक इनकम जनरेट करने की, रेवेन्यू जनरेट करने का एक तरीक़ाकार है। हाउएवर पुराने ज़माने में ये होता था अप टिल द 1990s कि हर मुल्क के पास ये ताकत होती थी कि वो अपने टैक्सेशन कस्टम्स के हवाले से खुद तय करे। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि लग्जरी कार्स के ऊपर वो 400% टैक्स लेगा, तो ये उसका प्रेरोगेटिव था, ये उसकी मर्जी थी। लेकिन डब्ल्यूटीओ ने ये लॉ बना दिया है कि जी नहीं, आप ये नहीं कर सकते। डब्ल्यूटीओ ने हर आइटम के ऊपर एक इंटरनेशनल ट्रेड टैरिफ लगा दिया है, कस्टम टैरिफ लगा दिया है। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज में आप 5% से ज्यादा टैक्स नहीं ले सकते। लेट्स से 80% चीजों में 5% टैक्स ले सकते हैं आप, बाकी रिमेनिंग 15% अशिया में आप 10% ले सकते हैं, और ओनली 5% गुड्स ऐसे होते हैं जिसमें आप 100-200% टैक्स ले सकते हैं। तो इन एसेंस ये रियासत के लिए एक मुश्किल हो जाती है, खासतौर पे कमज़ोर रियासतों के लिए, और ताकतवर रियासत इससे फ़ायदा उठाते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब आप अपने मुल्क में कस्टम के टैक्सेस बहुत हाई रखते हैं
तो आप डिस्करेज करते हैं अवाम को कि वो इम्पोर्ट करें। इतने हाई टैक्स आप ले लेते हैं कि अवाम छोड़ देती है, कहती है यार मैं बाहर से जूता नहीं मंगवाता, मैं लोकल जूता ही खरीद लेता हूँ क्योंकि बाहर से इतने हैवी टैक्सेस हैं। लेकिन जब जब WTO ने ये टैक्स इंटरनेशनलाइज करके इतने कम कर दिए तो हर बंदा बाहर से मंगवा रहा है। तो जब हर बंदा बाहर से ही मंगवा रहा है तो फिर लोकल इंडस्ट्री तो खत्म हो जाएगी, नेज तो नाबूद हो जाएगी। Who's going to buy Pakistani tires instead of paying a little bit extra and getting a German tire? Who's going to buy a Pakistani shoe and paying a little bit extra and getting an American shoe? So this is a big problem for states as well. I'm sorry. और मजे की बात यह है कि अगर आप यूनाइटेड नेशंस के मेंबर बनना चाहते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, तो आपको ऑटोमेटिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना पड़ेगा। ये एक ऑटोमेटिक थपकी है जो कि आपको मिलेगी, चाहे आपको चाहिए या नहीं चाहिए। So by being a signatory and a member of the UN, you become an automatic member of the World Trade Organization as well, and you cannot escape its trade rules and customs rules and international quotas etc. for any purpose. इस चीज को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इवॉल्व कैसे किया और इस वक्त क्या चल रहा है, ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। 1850 1870 से पहले जो IMF चल रहा था उसका नाम था बाय मेटलिज्म। बाय का मतलब दो, मेटलिज्म मेटल से निकला है, यानी कि गोल्ड और सिल्वर पूरी दुनिया में होता था और गोल्ड और सिल्वर एक करेंसी थी, वाहिद करेंसी थी। ये नोटों का मामला नहीं था। अशरफियां या दिरहम या दीनार या गोल्ड बुलियन, बुनियादी तौर पे गोल्ड और सिल्वर ही चलता था। लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली गोल्ड अशरफियां ले जाना, उसको डिवाइड करना, उसका अपने पास रखना मुश्किल होती थी। ये चीज़ें सिक्योरिटी इश्यूज भी होते थे, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को रिवाइज किया गया और करेंसी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ नोट्स आ गई, जो कि आज हम देखते हैं। करेंसी और नोट अलग अलग चीजें हैं। करेंसी इज एनीथिंग दैट यू एक्सचेंज इन ल्यू ऑफ सम सर्विस और गुड। गोल्ड कैन बी ए करेंसी। एक जमाने में आपने सुना होगा दो कौड़ी का आदमी। कौड़ी क्या होती है? कौड़ी जो है वो शेल को कहते हैं, सीपियों को। सो एक जमाने में सीपियां भी एज अ करेंसी यूज हुई हैं। इसी तरह से एक जमाने में गल्ला भी करेंसी था। तो आज की जो करेंसी है वो नोट्स हैं, 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट वगैरह वगैरह। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। तो पहले गोल्ड और सिल्वर दोनों माना जाता था। 1870s के बाद 1914 तक ये स्टैंडर्ड शिफ्ट हो गया गोल्ड की तरफ और सिर्फ गोल्ड ही एज अ करेंसी यूज होती थी। अच्छा, इस दौरान ये भी हुआ कि गोल्ड के साथ साथ नोट भी आने लग गए और ये हुआ ये कि एक खास मिकदार जो गोल्ड का था उसको एक खास कीमत उसकी लगा दी गई और उसी के एवज वो ट्रेड होता था। फॉर एग्जाम्पल $1 वॉज इक्वल्स टू 35 आउंसेस ऑफ गोल्ड। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो 35 आउंसेस ऑफ गोल्ड $1 का मामला था, ये डिवैल्यूएशन का शिकार हो गया। ये डिवैल्यूएशन क्या चीज होती है, कैसे होती है, हम इसको आगे समझेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे अब आप ये समझ लें कि जी, बुनियादी तौर पे अब आप बस ये समझ लें कि गोल्ड जो है वो इट वाज वैल्यूड एट $1 35 आउंसेस ऑफ गोल्ड। और या तो आप 35 आउंसेस ऑफ गोल्ड दे दें या $1 दे दें, बात एक ही होती थी। ये वो इब्तदा थी कि नोट्स आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड और सिल्वर को रिप्लेस करते गए। ऐसा क्यों हुआ, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और बहुत सीरियस मामलात थे। कुछ सही, कुछ गलत, कुछ बेईमानी पे, कुछ और मामलात भी थे। लेकिन ऐसा
हम डिटेल में ये डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द brevity of this lecture. We don't have a lot of time. लेकिन बहरहाल you can read up upon it if you're interested. बुनियादी तौर पे ये हुआ कि $1 would be worth 32 ounces of gold. जब जंगें हुई तो एक और प्रॉब्लम आ गया. जर्मनी ने सीरियस हाइपर इन्फ्लेशन कर दी और उसकी वजह से, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है कीमतों का बहुत बढ़ जाना, और उसकी वजह से जो गोल्ड की और डॉलर की कीमत तय हुई थी वो उलट पुलट हो गई. अगेन इसके पीछे बहुत सीरियस इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं और हम उनमें मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बहरहाल ये हुआ. हाइपर इन्फ्लेशन जर्मनी ने की, उसकी वजह से उसको तो ट्रेड एडवांटेजेस हुए, लेकिन बाकी दीगर मुल्कों को बहुत नुकसान हुआ. और ये जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था जिसको हम क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं, ये धर्म भरम हो गया. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम ये देखते हैं कि एक नया सिस्टम आया जिसको हम कहते हैं ब्रेटन वुड सिस्टम. ब्रेटन वुड सिस्टम में भी ये हुआ कि यूएस डॉलर जो है वो गोल्ड के एवज हो गया अगेन. लेकिन यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, वो ये हुई कि इसी पीरियड में सऊदी अरेबिया में तेल भी निकला और उस तेल की कीमत भी डॉलर में रखी गई. यानी कि गोल्ड की कीमत भी डॉलर में रखी गई और तेल की कीमत भी डॉलर में रखी गई. इंटरनेशनली ये एग्रीमेंट हो गया सऊदी अरेबिया और अमेरिका का कि अगर आप तेल बेचेंगे तो उसके एवज आप डॉलर ले लीजिएगा. और चूंकि डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी था तो सऊदी इस बात को, इस गेम को समझ नहीं सके. इतनी अकल और इतनी फहम तो सऊदीज में आज तक नहीं है, तो वो बेवकूफ़ बने और इसका पूरा का पूरा फायदा अमेरिका ने उठाया, यहाँ तक कि यूरोप ने भी नहीं उठाया. एंड दिस इज हाउ ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1960s and 1975 America rose to extraordinary economic power. यहाँ तक कि जापान, जर्मनी, यूरोप, कोई भी अमेरिका का कोई इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर बचा ही नहीं. साथ ही साथ ये भी हुआ कि डॉलर बिकेम दी ओनली ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी ऑफ द वर्ल्ड. मतलब ये कि डॉलर एक करेंसी थी और वो खुद एक कमोडिटी बन गई. इससे हुआ ये कि जिस मुल्क को भी तेल चाहिए उसको उसको डॉलर भी चाहिए होगा, जिस मुल्क को डॉलर चाहिए उसके पास सोना होना चाहिए. लिहाजा सोना, डॉलर और तेल, इन तीनों को आपस में ये इस तरह जोड़ दिया गया इतनी खतरनाक तरीके से कि दो ही बेनिफिशरीज हुए. नंबर 1 एंड चीफली अमेरिका एंड नंबर 2 सऊदी अरेबिया. और बाकी सारे के सारे, पूरा का पूरा मुल्क जो है वो इनका मोहताज बन के रह गया. 1974 और 5 में चार्ल्स डिगोल जो कि फ्रांस का प्रेसिडेंट था, उसने इस मामले में बहुत शोर मचाया और उसने कहा कि भाई मैं ये बात नहीं मानता. और अच्छा, उस जमाने में एक और चीज ये हुई थी कि आप, चूंकि आपको आपको डॉलर्स चाहिए होते थे तो आप अमेरिका के पास अपना सारा सोना रखवाते थे और उसके एवज डॉलर ले लेते थे, क्योंकि डॉलर में ही इंटरनेशनल ट्रेड हो सकती थी. ये एक अजीब किस्म का गेम हुआ जो जिसमें पूरी दुनिया नरगे में आ गई. मैकावली का एक कॉल याद आता है, रियलिस्ट है मैकावली, इसकी किताब द प्रिंस आप पढ़ें, बहुत इंटरेस्टिंग है. उसमें वो कहता है कि पूरी दुनिया के लोग बेवकूफ़ बनने के लिए तरस रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने वाला होना चाहिए. तो शायद यही हम देखने को, ये बड़ी हैरान कुन बात लगती है कि कैसे ये दुनिया इस चक्कर में पड़ी
और कैसे पूरी दुनिया ने अपना सारा का सारा गोल्ड अमेरिका के पास रखवा दिया। फ्रांस ने शोर मचाया कि भाई मुझे तुम्हारे ये डॉलर नहीं चाहिए, मुझे अपना गोल्ड वापस चाहिए। और इसका जवाब अमेरिका ने ये दिया कि तुम्हारा गोल्ड खत्म हो गया क्योंकि वो डिवैल्यू हो गया, लिहाजा तुम्हें मैं गोल्ड नहीं दूंगा और ना और किसी को भी नहीं दूंगा, डॉलर ही चलाओ मेरे, भूल जाओ अपना गोल्ड। ये एक बहुत सीरियस पॉन्जी स्कीम दुनिया ने देखी है और सरवाइव कर गई है। बहरहाल ब्रेटन वुड्स सिस्टम का कोलैप्स हो गया और अब जो सिस्टम उसके बाद आया वो फ्लेक्सिबल हाइब्रिड सिस्टम कहलाता है। फ्लेक्सिबल हाइब्रिड सिस्टम को फ्री फ्लोटिंग सिस्टम भी कहते हैं, लेकिन फ्री फ्लोटिंग सिस्टम और मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम और मॉनेटरी यूनिफिकेशन सिस्टम, ये सारे पेगिंग, ये सारी छोटे छोटे मैकेनिज्म्स हैं जो कि फ्लेक्सिबल हाइब्रिड सिस्टम का हिस्सा है। अगेन, वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट मच डिटेल, ऑल वी नीड टू डू इज understand how this system works. So this system works in the way that around 48 of the most powerful countries, यहाँ भी आप यही देखते हैं कि ताकत का गेम है, 48 of the most powerful and largest countries of the world determine the currency's value of other countries. For example, ये जो 48 countries हैं, ये डिसाइड करती हैं कि पाकिस्तान की करेंसी की क्या औकात है। चाहे पाकिस्तान के पास सोने के पहाड़ ही क्यों ना हो, ये 50, 42 और 48 कंट्रीज ही डिसाइड करेंगे कि नहीं जी, पाकिस्तान के करेंसी की औकात ये है। दिस इज अ सीरियस पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, मीनिंग टू से कि आपकी मर्जी है, आप चाहे एक बंदे के घर में सोने का अंबार लगाओ लेकिन आप उसको मालदार नहीं मान रहे। एक अजीब सी बात है, लेकिन बहरहाल इस वक्त इसी तरीके से ये चल रहा है। और एक और मजे की बात यह है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे इक्वाडोर, पनामा, एल साल्वाडोर, उन्होंने तो अपनी करेंसी खत्म कर दी है और वो अपनी करेंसी यूज ही नहीं करते, वो सिर्फ डॉलर यूज करते हैं। इसको कहते हैं डॉलराइजेशन। लिहाजा इस वक्त जो सिस्टम है ये जिसको हम फ्लेक्सिबल हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं, ये एक बहुत अजीब सा सिस्टम है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज मुत्तफिक नहीं हैं और उसमें बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, लेकिन बहरहाल काम इस वक्त यही चल रहा है। एक और बात ये भी है, इन रिस्पॉन्स टू दिस इनजस्ट सिस्टम, चाइना एंड रशिया आर वर्किंग ऑन इट। चाइना और रशिया अपने पास गोल्ड जमा कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली इनको पता है कि डॉलर क्रैश कर जाएगा और डॉलर की कोई औकात नहीं है। मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि चूंकि दुनिया का हर नोट बैक्ड होता है बाय सम एसेट, लिहाजा उस नोट की खुद कोई वैल्यू नहीं होती और उस नोट की वैल्यू जीरो होती है। सो लेट सपोज एक 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 नया नोट निकला डॉलर आज से 200 साल पहले। इट इज इन द वेरी नेचर ऑफ एवरी करेंसी कि वो आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश होते 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 उसकी जीरो वर्थ हो जाती है। 205 से जायद ममालिक हैं, कुछ मुल्क खत्म हो गए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 600 से जायद करेंसीज हुई हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? वो इसलिए क्योंकि कुछ करेंसीज फ्लोट हुई या निकली या इंट्रोड्यूस हुई और वो उतने ही जल्दी जीरो पे पहुंच गई। अब चूंकि डॉलर अमेरिकन इकोनॉमी से लिंक्ड है और अमेरिकन इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता मर रही है, लिहाजा डॉलर की कीमत भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। इसी चीज से अंदाजा लगा लें आप कि अमेरिका ने ये कहा कि भाई मैं तुम्हारा गोल्ड वापस नहीं कर रहा, डिवैल्यू हो गया। दैट मीन्स इन एसेंस वो खुद एडमिट कर रहा है कि डॉलर डिवैल्यू हो गया। और ये एक असूल है
फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का, दैट एवरी करेंसी इज अल्टीमेटली हेडेड टुवर्ड्स बिकमिंग नल, जीरो वैल्यू। तो लिहाजा ये करेंसीज का निज़ाम कब तक चलता है, कब तक नहीं चलता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम ये भी देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज भी आ रही हैं और ये इमेजिन किया जाता है कि ये जो करेंसीज या नोट्स का जो निज़ाम है ये इतना अजीब सा है और इतना इम्बैलेंस्ड है कि आखिरकार गोल्ड और सिल्वर में ही वापस कहानी जा रही है। लिहाजा चाइना और रशिया जो है बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं। इसी तरह चाइना ने सऊदी अरेबिया और दीगर कंट्रीज इंक्लूडिंग ईरान से ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि भाई मैं तुमसे तेल खरीदूंगा लेकिन चाइनीज करेंसी में खरीदूंगा, डॉलर वॉलर नहीं। सो दिस इज हाउ द डॉलर हेजेमनी इज आल्सो ब्रेकिंग अप। इस पूरे फिनोमेना को पेट्रो डॉलर वॉरफेयर भी कहते हैं। इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स, पेट्रो डॉलर वॉरफेयर। और इसमें यही सब फिनोमेनाज हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखते चलते हैं। डिप्रिसिएशन, शायद सुना होगा आपने, इसका मतलब है करेंसी की वैल्यू कम हो जाना, सिंपली। लेकिन सिर्फ करेंसी की वैल्यू कम ना हो जाना, किसी भी एसेट की वैल्यू कम हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक गाड़ी है, आपने आज खरीदी है, लेकिन 10 साल के बाद उसकी वैल्यू, आज अगर 32 लाख है तो 10 साल के बाद 32 लाख नहीं बचेगी, शायद उसकी वैल्यू 10 लाख बच जाए। तो इसको डिप्रिसिएशन कहते हैं, द डिक्रीज और डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ थिंग्स एंड करेंसी। ये डिप्रिसिएशन कहलाता है। डिवैल्यूएशन क्या है? डिवैल्यूएशन का मतलब ये है कि एक जमाने में 19 लेट 1980s की बात कर रहा हूं, एक डॉलर 20 रुपए का था। फिर मुशर्रफ साहब के जमाने की बात करते हैं, एक डॉलर 60 रुपए का हो गया और आज 120 से ज्यादा है। दिस इज नोन एज डिवैल्यूएशन। व्हेन यू कंपेयर टू करेंसीज एंड यू फाइंड दैट वन इज गोइंग डाउन रियली बैडली और उसकी ताकत खरीद में कमी आ रही है, उसका मतलब ये है कि वो डिवैल्यू हो गया है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आजकल के ज़माने में हम देखते हैं, एक बंदा अपना प्लॉट बेचता है और वो कहता है कि यार मैंने एक बंदा एक प्लॉट खरीदता है, लेट से 2 करोड़ रुपए का, और एक साल बाद वो उसको बेचता है 5 करोड़ रुपए का, और बहुत खुश होता है वो, क्योंकि वो कहता है कि मैंने एक साल में 3 करोड़ रुपए बनाए हैं। ये इससे बड़ी कोई बेवकूफ़ी नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो, आपने एक साल में 3 करोड़ रुपए नहीं कमाए, असल में हुआ यह है कि आपका जो पैसा है वो डिवैल्यू हुआ है और जो आपकी ताकत खरीद 2 करोड़ रुपए में थी वो अब 5 करोड़ रुपए की आ गई है। इसीलिए अगर आप ईरान जाएं जहां डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है आजकल, आज तक, तो आपको एक, अगर आपने बिरयानी खानी है, एक कप चाय पीनी है, तो 25,000 ईरानी दिनार देने पड़ेंगे आपको। उसका मतलब ये नहीं है कि आपने 25,000 दिए। इसी तरह मैक्सिको में 1 लाख पेसो उनका पैसा है, उनका पैसे को पेसो कहते हैं, 1 लाख पेसो का भी नोट है। दैट डजंट मीन कि वो बहुत ताकतवर है, उसकी ताकत खरीद बहुत कम है। तो ये पूरी पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह एक इज्तमाही जहालत और बेवकूफ़ी में पड़ी हुई है कि मैंने एक प्लॉट खरीदा 2 करोड़ रुपए का, वो एक साल में 5 करोड़ हो गया तो मैं 3 करोड़ और अमीर हो गया। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका एक साल का 2 करोड़ आज का 5 करोड़ है, क्योंकि आपकी बाइंग उतनी की है। उसकी वजह यह है कि आप 5 करोड़ में आज वही प्लॉट खरीद सकते हैं ना, उससे बड़ा तो नहीं खरीद सकते। वही प्लॉट आप अगर आप 5 करोड़ से कोई प्लॉट खरीदने जाएंगे तो उसी तरीके का प्लॉट खरीदेंगे, 100 गज का, जो आपने बेचा है। तो ना आप उससे कोई बड़ी चीज खरीद सक रहे हो, तो फायदा क्या हुआ? तो डिवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट विच ऑब्वियसली आम लोग नहीं समझते इसको। अप्रिसिएशन का मतलब यह है कि करेंसी की वैल्यू में बढ़ाव आ जाना।
री इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि जब जो है जिस तरह हमने डिवैल्यूएशन डिस्कस किया, इसी तरह रीवैल्यूएशन जो है वो एक कंट्री की जब की ताकत खरीद बढ़ जाए तो उसको रीवैल्यूएशन कहते हैं। और ये मुख्तलिफ वजूहात पे होता है। एक कौम न्यूक्लियर पावर हो जाती है, एक कौम के अंदर बहुत बड़े ज़खायर निकल आते हैं किसी चीज़ के, एक कौम में पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रीवैल्यूएशन में या डीवैल्यूएशन में काउंट होते हैं। अच्छा, डब्ल्यूटीओ जो है वो एक इदारा है जो कि हेल्प करता है प्रोड्यूसर्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में। और वो ये इदारा बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पैसे का लेन देन, गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन, इसको रेगुलेट करता है। और अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेड में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको सेटल करने के लिए भी मामला तय करता है। इसी तरह इंटरनेशनल ट्रेड में अगर कोई पॉलिसी रिव्यू चाहिए तो उसको भी देखता है। एक चीज और मैं बताता चलूं कि कोटा सिस्टम भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का लगाया हुआ एक रूल है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एल्यूमिनियम बनाने वाले 5 कंट्रीज हैं, और लेकिन मिसाल के तौर पे एक चाइना है और एक अमेरिका है और एक इंडिया है। अब चाइना और लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि चाइना 5,000 टन से ज़्यादा नहीं बेच सकता इंटरनेशनल मार्केट में एल्यूमिनियम, इंडिया 4,000 से ज़्यादा नहीं बेच सकता, और अमेरिका भी 5,000 से ज़्यादा नहीं बेच सकता, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इतनी ही खपत है। नाउ नाउ ये कौन डिसाइड करेगा कि इंटरनेशनल मार्केट में इतनी खपत है? और अगर इससे ज्यादा चाइना बेच सकता है तो चाइना क्यों ना बेचे? चाइना यही कह रहा है मैं तो बेचूंगा। दिस इज द मेन रीजन फॉर द ट्रेड वॉर्स दैट यू सी बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। चाइना चुपचाप कोटास को वायलेट कर रहा है। अगर उसको 5,000 टन बेचने की इजाजत है तो वो 15,000 टन बेच रहा है, किसी को पता भी नहीं चलता, कानो कान खबर नहीं होती। जो बायर है उसका भी फायदा है और जो सेलर है इन केस चाइना, उसका भी फायदा है। चुपचाप लेन देन हो जाता है, पकड़ना बहुत मुश्किल है। अब अमेरिका इल्जामात की बौछार लगा रहा है और चाइना कह रहा है भाई मैंने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया। So all these things are extremely difficult, and therefore international trade policies are always under review, trade laws are always under review, and in the process of being more better and more tighter. टैरिफ्स क्या होते हैं जी? टैरिफ बुनियादी तौर पे एक टैक्स होता है जो कि कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किए हुए आइटम पे लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कोई भी चीज़ बाहर से मंगवाएंगे उसमें 5-10% टैक्स लगेगा ज़्यादातर चीज़ों में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें 80% टैक्स भी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें 400%, लेकिन ये बहुत कम है, ज़्यादातर में यही होता है। सो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैरिफ आप समझ गए। ट्रांजिट टैरिफ क्या होता है? मिसाल के तौर पे इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान पाकिस्तान आ रहा है। अब अगर इंडिया से कोई माल अफगानिस्तान जा रहा है तो पाकिस्तान इजाजत दे रहा है कि पाकिस्तान के हाईवेज यूज करें, और इसके लिए वो टैक्स लेता है। इसको कहते हैं ट्रांजिट टैरिफ। दुनिया भर में ऐसा होता है, और दुनिया भर के बहुत सारे मुल्क जो कि लैंडलॉक्ड हैं वो इस फैसिलिटी को अज्यूम करते हैं। इंपोर्ट कोटाज मैं आपको बता चुका हूं, हर मुल्क को एक खास अमाउंट में एक कोई खास चीज बेचने की इजाजत है। ये इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी अपनी ताकत का फायदा ना उठा सके। बट देन अगेन, अगर आप ये कर रहे हैं तो फ्री ट्रेड का नोशन तो कैंसिल हो जाता है। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि जी फ्री, जितनी तुम्हारी ताकत है तुम कर लो? एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि कैपिटलिज्म का निज़ाम है और एक तरफ आप कैपिटलिज्म के निज़ाम पे कोटे डाल रहे हैं, तो ये तजाद हो जा रहा है और इसलिए भी ये सारे मामला हो रहे हैं। सब्सिडीज बुनियादी तौर पे ऐसी चीज होती है, एक 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 रीबेट होता है या एक हेल्प होती है, फाइनेंशियल हेल्प होती है जो कि कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट अपने प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स को देती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर लेदर गुड्स बनते हैं और पाकिस्तान में से लेदर गुड्स जो हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं, तो जो एक्सपोर्ट होता है उसके आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन
गवर्नमेंट आपको लेदर की इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत सारे चीज़ें कम कर देती है। फॉर एग्जांपल बिजली के नर्क कम कर देती है, पानी उनको फराहम करती है, उसके अलावा ट्रेड में भी बहुत फैसिलिटी करती है। पाकिस्तान में एक इदारा है ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, वो ये सब चीज़ें देखता है ताकि बुनियादी तौर पे एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो कभी कभार गवर्नमेंट अपना नुकसान भी करती है, लेकिन वो ट्रेड को अलाइव रखती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने इसको सस्ती बिजली दे भी दी और इसने लेदर जैकेट एक्सपोर्ट कर भी दिए, तो वो लेदर जैकेट से जो इतना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कलेक्ट होगा कि मैंने जो उसको बिजली में सब्सिडी दी है या डिस्काउंट दिया है, वो भी कवर हो जाएगा और उससे बहुत ज़्यादा सरप्लस पैसा आ रहा है। So subsidies is very important for industrial growth and industrial development. ये जो मुख्तलिफ ट्रेड रूल्स एंड लॉज हैं, इनको हम ट्रेड बैरियर्स कहते हैं। इनका क्या फ़ायदा है? इनका फ़ायदा ये है कि डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट इनसे रिड्यूस होती है, आपकी इंडस्ट्रीज बचती हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर सब कुछ आप इंपोर्ट ही करेंगे तो पाकिस्तान में प्लास्टिक, पाकिस्तान का पेन, पाकिस्तान का कपड़ा कौन क्यों खरीदे अगर कोई टैक्स ना हो। इसी तरह अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी रोकता है यही ट्रेड बैरियर्स, और अल्टीमेटली नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला आ जाता है। नेशनल सिक्योरिटी से हटते हुए कोई भी चीज़ आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। उसमें और भी मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, कॉन्ट्राबैंड आइटम्स, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ऐसे कुछ ख़ास केमिकल्स जो कि बॉम्ब मेकिंग में इस्तेमाल होते हैं, वेपन्स और नार्कोटिक्स और इस किस्म की कुछ दीगर चीज़ें हैं। कितना टाइम बचा है? 40 मिनट हो गए यार, इस लेक्चर को 2 में स्प्लिट करना। अच्छा जी, इस लेक्चर का पार्ट 2 मैं दूंगा, क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ तक इसको कवर कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम एक सेकंड लेक्चर में हमें कवर करना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको स्लाइड्स दिखा देता हूँ। ठीक है जी। तो कुछ कंसेप्चुअली हैवी ये टॉपिक है, इसीलिए मैं इसको यहाँ रोक देता हूँ और हम इंशाल्लाह इसको कल कंटिन्यू करेंगे ताकि हम आगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ मूव कर सकें। थैंक यू।